नमस्कार किसान भाइयों, मैं सोनिश कुमार स्वागत करता हूं किसान भाइयों का अपना यूट्यूब चैनल मेरी खेती.com में। इसी कड़ी में हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। जैसे धान का समय चल रहा है तो डॉक्टर रितेश शर्मा आज हम उनके पास लेके चलेंगे और जानेंगे उनसे कि धान की खेती किस तरह करें और किसान भाइयों के लिए किस तरह बेहतर कारगर खेती है। तो लेके चलते हैं आपको राइसमैन रितेश शर्मा की तरफ। सर, हम आज आए हैं आपके पास। पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय देंगे और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि फसल को, धान की फसल जो समय आ गया है, अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है, किसान भाइयों को नर्सरी तैयार करने का समय है, धान बुवाई का समय है, तो उसको लेके हम प्रकाश डालेंगे कि किसान भाई किस तरह से धान की फसल करें, किस तरह उसको बेहतर फसल बना सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश शर्मा, प्रधान वैज्ञानिक बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन एपीडा से। आज आप जो आए हैं ये BEDF का फार्म है जो देश में एक ही है। पूरे देश में जितनी भी बासमती होती है उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए जो भी क्रियाकलाप की आवश्यकता है वो सारे यहाँ से संचालित होते हैं। ये जो BEDF है एक एपीडा का पार्ट है जो कि भारत सरकार की वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। तो यहाँ पर आप बासमती की खेती कैसे करनी है, देश का सबसे अच्छा बीज आपको यहाँ से कैसे प्राप्त हो, इसके अलावा जब आप निर्यातक बनना चाहते हैं, जब आप एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, सीड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, अपनी आय बढ़ाने के लिए, ये सारे काम, उसके लिए पूरी जानकारी और आपको जो भी सहयोग की आवश्यकता है वो यहाँ से मिलता है। जी डॉक्टर साहब, हम जानेंगे सर, सबसे पहले हम धान की खेती की तैयारी करेंगे। अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है तो जो पौध लगाने की जो प्रक्रिया होती है और बीज को चयन करने की जो प्रक्रिया है तो उसको लेके स्टार्टिंग में करेंगे। हम किस तरह से बीज का उसको सबसे पहला हमारा दिमाग में आता है तो कौन सी क्वालिटी का, उच्चतम क्वालिटी का बीज लें और जो बेहतर हमारे लिए हो सके, तो उसके बारे में बताएंगे ज़रा। बीज आधार है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, सिंपल सी बात है। तो बीज ही आपके लिए सब कुछ है, ख़ास तौर से किसान भाइयों के लिए। तो बीज का चयन, प्रजाति का चयन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी खेती के लिए, आपकी आय बढ़ाने के लिए। जब हम बासमती की बात करते हैं, बासमती क्या है? बासमती पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास है या एक छोटा सा भाग हमारे पड़ोसी देश के पास है। बाकी पूरे वर्ल्ड में कोई बासमती को बासमती कह के ना बेच सकता है ना उगा सकता है। ये एक GI प्रोडक्ट है। और पूरी दुनिया में जब आप चावल की बात करते हैं तो किसी भी खाने वाले को, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे किसी और देश में हो, पहली पसंद बासमती। यानी कि मार्केट की हमारे पास कमी नहीं है। हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा बासमती से आती है। तो अच्छा, बासमती क्योंकि जलवायु के ऊपर, मिट्टी, पानी, तापमान, इन सारे कारणों से पूरी दुनिया में एक बहुत छोटा सा एरिया जो हमारा है, जिसमें 7 राज्य आते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के 3 ज़िले जम्मू, कठुआ, सांबा, और उत्तर प्रदेश के 30 ज़िले जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा भाग है। तो ये बासमती की खेती के लिए है। इसके अलावा 14 ज़िले हमारे पाकिस्तान के हैं, जो पहले हमारा पंजाब था पाकिस्तान में है, वो है। तो इतने छोटे से क्षेत्र में ये होती है और दुनिया में मांग है। तो हमें ऐसी बासमती पैदा करनी है जिसकी क्वालिटी पर कोई उंगली ना उठाए, जो हर व्यक्ति एक बार खाए तो और ज़्यादा मांगे, जिससे हमारी मांग और बढ़े और हमारे किसानों को फ़ायदा हो। उसके लिए आवश्यक है अच्छी प्रजाति का चयन करें। यदि मैं सीड एक्ट 1966 के अनुसार बताऊं तो हमारे देश में 45 प्रजातियां रिलीज हो चुकी हैं। इन 45 प्रजातियों में से मुख्य रूप से 8-10 प्रजातियां हैं जो खेती में हैं, जिनकी डिमांड ज़्यादा है। जैसे पूसा बासमती, यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज़्यादा, खास तौर से जो लोग आलू या सरसों लगाते हैं वो पसंद करते हैं पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1692।
लेकिन मैं ऐसे किसानों को बताना चाहता हूँ कि एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें पेस्टिसाइड जो रसायन किसान डालते हैं उसकी वजह से समस्याएं आती हैं और कई बार कंसाइनमेंट कैंसिल हो जाती हैं, समुद्र में फेंकनी पड़ती हैं, नुकसान होता है, फिर किसानों को मूल्य कम मिलता है। तो अब ऐसी प्रजाति विकसित की गई हैं जिसमें जो प्रमुख बीमारी हैं जैसे ब्लास्ट, जैसे आप गर्दन तोड़, नार तोड़ के नाम से जानते हैं, वो नहीं आएगी। BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं आएगी। तो जो 1509 का सुधार करके बनी है उस वैरायटी का नाम है पूसा बासमती 1847। ये बहुत अच्छी वैरायटी है। पिछले साल कुछ किसानों ने लगाई थी, लेकिन शुरुआत में इसका, क्योंकि नई प्रजाति जब बाज़ार में आती है तो थोड़ा सा लोग बाग डरते हैं कि पता नहीं इसका चावल कैसा बनेगा, पकाई कैसी होगी, तो शुरू में रेट इसका कम दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे मिल में जाने लगा इसका रेट बढ़ता गया और एक समय आया कि 1509, 1692 इन सब से इसका रेट ज़्यादा हो गया। तो इस वर्ष भी जब किसान भाई यदि अभी प्रजाति का चयन नहीं किया है, आपने अभी बीज नहीं खरीदा है, तो आप पूसा बासमती 1847 के लिए जा सकते हैं। ये प्रजाति 1509 से 8 दिन करीब ज़्यादा लेगी, 8 से 10 दिन। तो आप इसको 7-8 दिन पहले बिजाई कर सकते हैं। इसका झाड़ यानी कि उपज वो ज़्यादा है, पौधा सीधा खड़ा रहता है, गिरता नहीं है, कंबाइन से भी आराम से काटेंगे। इसका दाना बहुत अच्छा है। जब ये चावल बनते हैं तो चावल में भी इसका दाना 11-21 के जैसा नज़र आता है कई बार। तो किसान भाई इसे लगा सकते हैं। जो दूसरा सेगमेंट है हमारा, जो दुनिया की सबसे लंबी बासमती है, वो पूसा बासमती 11-21 में सुधार करके 17-18 बनाई गई थी। अब उसमें और सुधार करके गर्दन तोड़ और BLB दोनों बीमारी ना आए, उसके लिए पूसा बासमती 1885 बनाई गई है। इसकी भी मांग बहुत ज़्यादा रहने वाली है अगले, जब आपकी फसल कट के आएगी, क्योंकि निर्यातक, ये जो विभाग है ये निर्यातकों के लिए भी काम करता है, किसानों के लिए भी काम करता है। तो निर्यातक इन दोनों प्रजातियों के लिए बड़े उत्साहित हैं। उनको 1847 में भी काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि जो 1509 में ब्रोकन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो उत्तर प्रदेश की ब्रोकन में 45-50, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा होती है, तो 45-50% तक ब्रोकन हो जाती है, जबकि 1847 में ही ब्रोकन 10-12% पर ही है। दुनिया में क्या बिकना है? चावल बिकना है, साबुत। टूटे का कोई मोल नहीं है। तो साबुत चावल ज़्यादा निकलेगा, इसलिए इन दोनों प्रजातियों की मांग काफ़ी रहने वाली है। तीसरा जो सेगमेंट आता है, जिसे हम तुड़ल, मुच्छल, रूसी, अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से जानते हैं, जिसमें पूसा बासमती 1, फिर उसमें सुधार करके पूसा बासमती 1637, पूसा बासमती 1401 जिसे PV6 के नाम जानते हैं, और उसमें सुधार करके पूसा बासमती 1886। ये प्रजातियां हैं। इनमें से किसान भाई अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने फसल चक्र के अनुसार प्रजाति का चयन कर सकते हैं। बासमती एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन इस देश का सबसे अच्छा बीज देने का प्रयास करता है, क्योंकि यहाँ जिस दिन बीज मिलना शुरू होता है, कई बार कई सारी प्रजाति उस दिन ख़त्म हो जाती हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। तो अभी जो नई प्रजातियाँ हैं जो कि पेस्टिसाइड्स कम जिनमें ज़रूरत है, जिसमें लागत कम आएगी, वो 1847, 1885 और 1886 तीनों वैरायटी यहाँ पर उपलब्ध हैं। किसान भाई BEDF से आकर भी ले सकते हैं, या दूसरे जो अच्छे संस्थान हैं, पूसा संस्थान है जैसे कि, या कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। यदि आपको बाज़ार से लेना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ख़ास तौर से जब आप बीज खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उसकी चमक दमक के ऊपर दुकानदार ज़्यादा आपको प्रभावित कराते हैं कि देखो ये चमक बहुत है। चमक से ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर भी बहुत अच्छा होगा। तो पहली बात, प्रमाणित बीज लेना है। किसानों को प्रमाणित बीज मिलता है। प्रमाणित बीज के थैले के ऊपर लिखा होता है, खुला बीज कभी नहीं खरीदना है, सीलबंद खरीदना है और पक्का बिल लेना है। इसके यदि किसान भाई पढ़े हुए नहीं हैं, वो पढ़ना नहीं जानते, तो वो भी बड़ा आसान तरीका है। जिस थैले के ऊपर नीले रंग का टैग होगा वो प्रमाणित बीज है। उसके अलावा सफ़ेद रंग का टैग होगा तो वो आधारीय बीज है। और एक इसके ऊपर होता है ब्रीडर सीड, वो बाज़ार में नहीं मिलता, वो किसानों के लिए नहीं है, वो बीज बनाने के लिए है,
उस पर पीले या गोल्डन रंग का टैग होता है। तो जब आप बाज़ार में ख़रीदने जाएं, यदि आपको आधारीय या प्रमाणित बीज उपलब्ध है तो उसी को लें, सील बंद लें और उस पर देख लें कि उसमें जर्मिनेशन का परसेंटेज लिखा होता है, प्योरिटी लिखी होती है, जिससे यदि आपके खेत में कहीं कोई कमी है तो आपने इस टैग को, इस थैले को और बिल को संभाल के रखना है कि आप आगे उसकी शिकायत भी कर सकें। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता भी है तो आपको अपने पास ये रिकॉर्ड ज़रूर रखने चाहिए। तो बीज खरीदिए, 6 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। उस आधार पर आप बीज खरीद के अपनी नर्सरी डाल सकते हैं।